हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े कि ट्रांजिस्टर को कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके तीन प्रकार से कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको: कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। और हमें ये भी पता चला कि कॉमन एमिटर जो है वो सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है और ट्रांजिस्टर सबसे बेस्ट कौन सा होता है, एनपीएन। तो एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कुल मिलाकर के क्या होता है, सबसे अच्छा ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होता है जिसकी मोबिलिटी हाई होती है, प्लस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको गेन्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गेन जो है वो इसमें मिलता है। तो इस प्रकार से एम्पलीफायर के रूप में जनरली अगर आपको यूज़ करना है, एम्पलीफायर, मैंने आपको बार बार बोला है कि ट्रांजिस्टर का जो मेन यूज़ है, ट्रांजिस्टर जो मेनली बनाया गया था वो एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था, एम्पलीफायर के रूप में बनाया गया था। ठीक है, इसलिए हम लोग एम्पलीफिकेशन के पर्पस से अगर यूज़ करना है तो ट्रांजिस्टर को कौन से इसमें यूज़ करना चाहिए बेटा, तो वो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। अंडरस्टूड? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद हमने क्या देखा कि ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो वोल्टेज और करंट के बीच में ड्रॉ किया गया ग्राफ क्या कहलाता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। जैसा कि इसमें आप जानते हो कि दो सर्किट होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। तो इनपुट सर्किट में एक इनपुट वोल्टेज और एक इनपुट करंट होता है, आउटपुट सर्किट में एक आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट होता है। तो यहाँ पर दो दो वीआई ग्राफ आप बना सकते हो। तो एक ग्राफ जो है ये कहलाता है इनपुट ग्राफ और दूसरा जो है वो कहलाता है आउटपुट ग्राफ। ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में बनता है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनता है। ठीक है, आप कॉमन बेस मोड के लिए भी देख सकते हो, कॉमन कलेक्टर मोड के लिए भी देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हम कर चुके थे और देखे थे कि जो कॉमन एमिटर मोड होता है उसमें करंट गेन ज़्यादा मिलता है, जिसमें आप बीटा से शो करते हो, और करंट गेन बेस में, कॉमन बेस में हम लोग अल्फा बोला करते हैं। तो बीटा जो है वो अल्फा से ज़्यादा था। रिलेशन क्या था दोनों के बीच में, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर का यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो बेटा ट्रांजिस्टर के तीन एप्लीकेशन है मेनली। तो पहला है एज एन एम्पलीफायर। एज एन एम्पलीफायर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्पलीफायर। दूसरा होता है बेटा एज स्विच, स्विच के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा एज ऑसिलेटर, एज ऑसिलेटर। ये तीन मेन एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर के। तो सबसे पहले बात करेंगे एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार बताया कि एम्पलीफायर के रूप में जो आप ट्रांजिस्टर यूज करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है बेटा, ये जो पार्ट है ये आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके थ्योरी एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं, है ना, 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चंस में ये आते हैं गारंटी के साथ इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और अपने इसके लिए कॉम्पिटिटिव के लिए तो है ही। ठीक, तो चलो सबसे पहले हमको ये समझ में आ गया कि इसमें कौन सा यूज करना है, एनपीएन यूज करना है, और कॉन्फ़िगरेशन कैसा रखना है, कॉमन एमिटर। तो चलो ये बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये कॉमन एमीटर हो गया बेटा, एमीटर को हमने कॉमन कर लिया। ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया, है ना। और टाइप कौन सा है बेटा, एन पी एन। तो एमीटर के पास पी से एन, तो ये हो गया आपका एरो का सिंबल।
तो ऐसा कुछ हो गया, आपने ट्रांजिस्टर ले लिया, कौन सा, एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस रेजिस्टर का नाम है आर बी, ठीक है, इस रेजिस्टर का नाम है आर बी। और इसको आपको क्या करना है, बायस करना है बेटा। आपको पता है कि एम्पलीफायर के तौर पे जब आप काम कराते हो तो एमीटर बेस जंक्शन को क्या रखना होता है, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या रखना होता है, रिवर्स बायस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव मोड, ठीक है। तो जब आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है तो वो एक एम्पलीफायर के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो एक्टिव मोड में रखना है। एक्टिव मोड में रखने के लिए एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। चलो इसको फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। एमीटर को रेफरेंस ले लिया है, पी को पी से जोड़ दोगे यानी पॉजिटिव से जोड़ देंगे, ठीक है, पॉजिटिव से जोड़ दिया, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया बेटा, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। इसमें क्या कहते हैं, बाइसिंग वोल्टेज बी से जुड़ा हुआ है, वी बी बी बोल देंगे, ठीक है बेटा। यहां से इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट सप्लाई देंगे, और इनपुट कैसा देते हैं, एसी। तो इसको क्या बोल लेंगे बेटा, वी इनपुट। इसको आपने बोल लिया है आरबी। इस तरफ आ जाओ, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टर लेंगे आरसी, इसको भी बाइसिंग करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, रिवर्स बाइसिंग। तो एन को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा, ये आपने रिवर्स बाइसिंग कर दी इसकी, ठीक है। ये आपके लिए बाइसिंग वोल्टेज है वीसीसी, कलेक्टर को आपने बाइस किया है तो वीसीसी हो गया। ये टर्मिनल क्या है बेटा, बेस, और ये टर्मिनल क्या है, एमीटर। इसके बीच में डायरेक्टली आप देखोगे तो वोल्टेज क्या कहलाएगा, वी बी ई कहलाएगा। और उसी तरीके से ये सी है और ये ई है, इसके बीच में डायरेक्टली आप वोल्टेज देखोगे तो ये होता है वी सी ई, दिस इज वी सी ई, ओके बेटा। तो इस तरीके से ये जो है आपका क्या हो गया, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट ले लेंगे, ठीक है, दिस इज योर आउटपुट। तो ये आपका जो है सर्किट है, सर्किट डायग्राम है एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का, ठीक है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना, थ्योरी में आपको आएगा तो आपको मोस्टली जो नंबर मिलेंगे वो डायग्राम पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सर्किट को कनेक्ट करना आना चाहिए, सर्किट का कनेक्शन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद की चीज़ें बाद में आती है। चलो, तो हमने सर्किट को ये बना लिया एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का। तो जैसा कि मैंने बोला है ना, एमिटर बेस जंक्शन को क्या रखना होता है, फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या रखना होता है, रिवर्स मोड में। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि फॉर अ ट्रांजिस्टर टू वर्क as an amplifier, EB junction क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस्ड, और CB जंक्शन को क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस्ड, ठीक है। जो कि आपने डायग्राम में कर रखा है कि फॉरवर्ड बायस कौन सा होता है और रिवर्स बायस क्या होता है। अच्छे से समझ गए बच्चे, ठीक है। अब एक चीज़ और बताओ मुझे, यहाँ से क्या होगा बेटा, एमीटर करंट निकलेगा, आई ई निकला है ना, आई सी इधर चला जाएगा बेटा, आई सी ऐसा होता हुआ आई सी, और इधर से आई बी यूँ होता हुआ इधर आ जाएगा आई बी। आगे बात समझ में, तो आई बी इधर आ गया, आई सी इधर आ गया। अब एम्पलीफायर होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखें, तो व्हाट इज एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर वो डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट को क्या कर देता है बेटा, स्ट्रेंथन कर देता है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। आउटपुट में हमने जो दिया, आउटपुट में उसको क्या करेगा, वो बढ़ा करके देगा, तो ये हो जाता है एम्पलीफायर, ठीक है। तो व्हाट इज एम्पलीफायर, a device which amplify या strengthen, amplify मतलब ही हो जाता है स्ट्रेंथ देना उसको, strengthen, a device which amplify or strengthen input signal into output is called
एम्पलीफायर इज कॉल्ड एम्पलीफायर। मीन्स कि हम जो भी इसको इनपुट सप्लाई देंगे वो हमें क्या करेगा, उसको बड़ा करके देगा, ठीक है, एम्पलीफायर के तौर पर। तो ये हो गया एम्पलीफायर का काम। आखिर काम कैसे करता है ये, ठीक है, हाउ डज दिस वर्क। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर चलो, ये जो सर्किट है हमने पहले ही बताया आपको, ये वाला सर्किट क्या है बेटा, इनपुट सर्किट है, ठीक है। इस इनपुट सर्किट में हाँ ये इसका ये VB जो हमने लिया है बेटा, ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस रखना है तो P को प्लस से, और ये वाला N है बेटा, ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ये इस तरीके से है। अब इसमें अगर आप ये लगाओ KVL इन अप्लाइंग KVL इन इनपुट सर्किट, KVL अगर आप लगाओगे तो क्या लिखोगे बेटा, यहां से देखो, यहां से ये करंट ऐसा जा रहा है, तो माइनस से प्लस में जा रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस VBB। फिर यहां से ऐसे जाओगे, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस IBRB हो जाएगा, ड्रॉप होगा, माइनस IBRB। फिर यहाँ से देखो प्लस से माइनस, तो फिर से डिक्रीज हो रहे हो, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, VBE इक्वल टू क्या, 0, है ना। KVL लगाया हमने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इस तरीके से आया। अब अगर हम क्या करें बेटा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लें, तो क्या आएगा, डेल VBB इक्वल्स माइनस RB, तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो क्या बदलेगा, ये बदलेगा, तो डेल IBRB, और ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल VBE, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल VBE। बेस से एमीटर के बीच का जो वोल्टेज है ना, बेस से एमीटर के बीच का जो वोल्टेज, आपको जैसे कि मैंने बताया कि इमीटर बेस जंक्शन को आप क्या करते हो, फॉरवर्ड बायस करते हो ना। कि याद करो तो जरा, फॉरवर्ड बायस का जो VI कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर आपको याद हो, है ना, तो इसका जब VI कैरेक्टरिस्टिक बनाते थे तो क्या होता था बेटा, इस तरीके का होता था, है ना। तो आप क्या देखते हो बेटा कि एक समय के बाद, है ना, आपका सिर्फ करंट बढ़ता है, वोल्टेज नहीं बढ़ता है। ये कौन सा है ना, V, ठीक है, वोल्टेज नहीं बढ़ता, सिर्फ करंट बढ़ता है, ठीक है। तो वैसे ही जब एक बार आपका इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, तो VBE ना के बराबर बढ़ता है, ठीक है। तो डेल VBE क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। डेल VBE क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो डेल VBE 0 हो गया बेटा, और ये रह जाएगा क्या, डेल VBB इक्वल्स टू डेल IBRB। ये जो डेल VBB है वही है आपका इनपुट वोल्टेज, ठीक है, दिस इज योर इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो बेसिकली इनपुट के रूप में आप क्या दे रहे हो बेटा, AC सिग्नल दे रहे हो। देखो ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, कि जैसे इनपुट है, इनपुट सप्लाई है, यहाँ पर इनपुट मान लो कुछ इस तरीके का है, इनपुट AC है, ठीक है। तो मान लो ये 5 माइक्रो एम्पियर और ये -5 माइक्रो एम्पियर, इसका मैक्सिमम और मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम +5 से -5, ये इसका है, किसका, इनपुट से ये करंट गया, ठीक है, एक करंट इधर से गया और एक करंट इससे जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, देखो DC है, तो ये तो आपको क्या देगा, कांस्टेंट देगा। तो ये आपको एक उससे जो जाएगा वो एक कांस्टेंट रहेगा, समथिंग सपोज कि 10 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, मान लो 10 माइक्रो एम्पियर है। तो बेटा यहाँ पर जो IB बनेगा, है ना, यहाँ पर जो IB बनेगा वो इन दोनों का सम होगा, है ना। तो जब आप इन दोनों का सम होगा करोगे तो देखो क्या आएगा, इन दोनों का जो सम होगा वही आपका IB होगा, वही आपका IB होगा। तो बेटा ये जो 10 था, है ना, ये यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 10 + 5 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 15, है ना। और इधर क्या हो जाएगा 10 - 5, तो क्या हो जाएगा ये 5। आ रही बात समझ में। तो ये 5 से क्या हो रहा है 15 तक वेरी कर रहा है, दिख रहा है आपको, 5 से 15 तक वेरी कर रहा है, क्या चीज, IB बदल रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस इनपुट की वजह से आपका IB क्या हो रहा है, बदल रहा है, क्लियर है। तो जैसे जैसे IB बदलेगा, इसलिए हमने यहाँ डेल IB लिया है, तो डेल IB बदलेगा, और डेल IB क्यों बदलेगा, क्योंकि ये बदलेगा, ये तो कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि ये DC है ना, ये कांस्टेंट ही रहता है, ये बदलेगा, इससे इसके बदलने से क्या होता है बेटा, इसके बदलने से क्या होता है आपका बेस करंट क्या हो जाता है, बदल जाता है,
आ गई बात समझ में? इधर से जो करंट आ रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, इधर से जो करंट आ रहा है वो बदलता रहेगा, इस वजह से आपका IB बदलता रहेगा। तो V इनपुट जो है वो क्या है, डेल IB RB, और बेसिकली क्या चेंज हो रहा है, डेल IB मतलब IB यानी बेस करंट चेंज हो रहा है। ठीक है बेटे, बेस करंट चेंज हो रहा है। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बेटा, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। तो क्या हमने पढ़ा है कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में, है ना, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में ये क्या होता है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में गेन क्या होता है बेटा, करंट गेन इन सी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, याद है आपको? तो बीटा बराबर क्या होता था बेटा, डेल आई सी बाय डेल IB। उस समय VCE क्या लेते थे, कांस्टेंट लेते थे। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या होता है बेटा, डेल IC बाय डेल IB। तो यहां से आपको पता चल रहा है बेटा, देयरफॉर डेल IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स डेल IB। अच्छे से समझ रहे हो बेटा? तो जब IB चेंज होगा, है ना, जब IB चेंज होगा तो बीटा टाइम्स क्या होगा, IC भी चेंज होगा। तो देखो, जैसे जैसे बीटा चेंज होगा वैसे वैसे IC भी चेंज होगा। और आपको ये चीज भी पता है कि कॉमन एमिटर मोड में जो करंट गेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, करंट गेन में बीटा की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब कॉमन एमिटर मोड में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है। तो अगर ये थोड़ा सा भी चेंज हुआ इनटू एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, आपको क्या कराएगा, IC में बहुत बड़ा चेंज करा देगा। मतलब आउटपुट IC क्या है आपका, आउटपुट करंट है ना, AC क्या है, IC क्या है, आउटपुट करंट है। तो इनपुट करंट में थोड़ा भी चेंज होगा, छोटा भी चेंज होगा, उससे आउटपुट में आपका क्या होगा बेटा, बहुत बड़ा चेंज होगा, है ना, बहुत बड़ा चेंज होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब अगर मैं आउटपुट सर्किट में KVL लगाऊं, अप्लाइंग KVL इन आउटपुट सर्किट, अप्लाइंग KVL इन आउटपुट सर्किट। ठीक है, तो देखो यहां से चलो, या माइनस से प्लस जा रहे हो, प्लस VCC यहाँ पर ड्रॉप होगा, माइनस IC RC, और ये देखो ये क्या है, आपको रिवर्स करना है तो ये प्लस और ये माइनस होगा, तो प्लस से माइनस मतलब आप डिक्रीज हो रहे हो, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, VCE इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, तो देयरफॉर इसमें अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लोगे तो डेल VCC माइनस क्या हो जाएगा बेटा, डेल IC RC और माइनस डेल VCE, है ना, ऐसा हो गया, इक्वल टू 0। तो डेल VCC क्या है, VCC क्या है बेटा, बाइसिंग वोल्टेज है ना, VCC क्या है, बाइसिंग वोल्टेज है। तो बाइसिंग वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो डेल VCC क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, डेल VCC 0। अब क्या बचा, माइनस डेल IC RC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल VCE। तो VCE ही क्या है आपका, V0 है, तो डेल VCE आपको क्या दे देगा बेटा, आउटपुट दे देगा। तो आउटपुट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है, देखो, माइनस डेल IC RC, है ना, और ऑलरेडी देखो आपने डेल IC निकाल रखा है, माइनस बीटा डेल IB RC। ठीक है बेटा, V आउटपुट। तो एक चीज आप नोटिस करो, आपने क्या देखा, इनपुट सिग्नल के कारण, है ना, आपका बेस करंट चेंज हो रहा है, IB चेंज हो रहा है, और IB चेंज होने से देखो आपका क्या हो रहा है बेटा, आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है। और ये भी पता है कि बीटा बहुत बड़ी क्वांटिटी है ना, बड़ा क्वांटिटी है, तो छोटा सा चेंज इन IB विल मेक अ बिग चेंज, है ना, बिग डिफरेंस इन आउटपुट। ठीक है, और साथ में यहां पर नेगेटिव साइन आया है। यहां पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि आउटपुट जो आएगा वो इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा, आउटपुट जो आएगा वो इनपुट के रिस्पेक्ट में अपोजिट फेज में रहेगा, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अंडरस्टूड? तो नेगेटिव, है ना, ये ऐसा नोट करके लिख लेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट आउटपुट इन कॉमन एमिटर मोड। ठीक है, negative sign indicates that output in common emitter mode is 180 degree out of phase, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यानी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट के बीच में, है ना। मतलब इसका जब
मैक्सिमा गुजरेगा, मतलब अपर हाफ गुजरेगा, तो इसका क्या होगा बेटा, नेगेटिव हाफ चल रहा होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, क्लियर है, यानी फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर पूछा जाता है कि कॉमन एमिटर मोड में इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो आपको बताना है बेटा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यानी दोनों आपस में आउट ऑफ फेज होते हैं। तो ये पूरी कहानी है बेटा, पूरी वर्किंग है आपके एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की। ठीक है, एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि आईबी चेंज होगा, आईबी चेंज होगा तो आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, और आउटपुट में जो चेंज होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो इधर से हम छोटा सिग्नल देंगे और इधर से मुझे क्या होगा, बड़ा सिग्नल मिलेगा। अंडरस्टूड। तो अगर मैं वेवफॉर्म बनाऊं, ठीक है, अगर मैं यहां पर वेवफॉर्म बनाऊं, इनपुट वोल्टेज को मैं दिखाऊं ऐसा, ठीक है, भी इन को दिखाऊं इस तरीके से, ओके, इस तरीके से, तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा बेटा, आउटपुट बहुत बड़ा मिलेगा, वी आउटपुट। ठीक है, और ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। ये देखो, है ना, इधर देखो, पहले पॉजिटिव हाफ है, इसका क्या है उस समय, नेगेटिव हाफ, इसके बाद ये नेगेटिव है तो उस समय इसका क्या है, पॉजिटिव हाफ। तो ये शो कर रहा है कि आपका आउटपुट जो है वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, है ना, इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। सो दिस इज एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में क्यों यूज करते हैं, तो इसका दो रीजन है। एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्जेस होते हैं जिसके कारण मोबिलिटी हाई होती है। दूसरा कि इसका करंट गेन बहुत ज़्यादा होता है, और गेन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करके हमको आउटपुट में देगा, है ना, उतना ज़्यादा बेहतर हमको आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर। अंडरस्टूड। अब अगर आपके मन में ये आता है कि इसके जगह मैं अगर ये यूज कर लूं, क्या चीज, कॉमन बेस यूज कर लेता तो क्या होता, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज करता तो क्या होता। ठीक है बेटे, अगर आपके मन में ये आए कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज करूंगा तो क्या होगा, तो बेटा उसके लिए बहुत सारा कुछ करने की जरूरत नहीं। कॉमन बेस पे आपको दो ही चीज पूछा जाता है कि कॉमन बेस करूंगा, होगा यही चीज, है ना। कॉमन बेस अगर करोगे तो एक फर्क आएगा आपका कि जो ये आउटपुट आ रहा है, अभी आपने क्या देखा, वो 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज था, लेकिन कॉमन बेस मोड में यूज करोगे ना, ठीक है, कॉमन बेस मोड में अगर यूज करोगे तो फिर ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ना होकर के क्या होगा, 0 डिग्री फेज डिफरेंस पर होगा, यानी सेम फेज पर होगा। तो अगर मैं सीबी ट्रांजिस्टर ले लेता हूं, है ना, एनपीएन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है, तो आपको इसके वर्किंग जानने की जरूरत नहीं है, करना वैसे ही है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस दो छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। इसमें जो है 0 फेज डिफरेंस होता है, 0 फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, आउटपुट और इनपुट के बीच में 0 फेज डिफरेंस होता है, यानी और बोल सकता हूं मैं, इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज, ठीक है। तो कॉमन बेस मोड में इनपुट और आउटपुट, कॉमन बेस अगर ट्रांजिस्टर लोगे एम्पलीफायर के रूप में, तो उसमें जो इनपुट आउटपुट मिलेंगे वो दोनों सेम फेज में होंगे, उसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। यही कॉमन एमिटर में क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरी चीज, चूंकि हमको पता है बेटा कि कॉमन बेस मोड में, है ना, गेन जो है वो बहुत कम होता है, गेन बहुत कम होता है, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो कम होता है, इवन 1 से भी लेस होता है। तो फिर इसका यूज क्या है, ठीक है, तो जनरली हम लोग, है ना, एनपीएन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट के रूप में, ठीक है, यूज्ड एज इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट, इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट। क्या मतलब हुआ ये, तो इम्पीडेंस, और आप क्या जानते हो बेटा, इम्पीडेंस का मतलब होता है टोटल इफेक्टिव अपोजिशन, यानी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस को ही हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है बेटा कि जब आप इसको एम्पलीफायर के तौर पर कराना चाहते हो काम, तो आपको एक्टिव मोड में रखना पड़ता है,
एक्टिव मोड में रखोगे तो एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस्ड रखना पड़ेगा। इमीटर बेस्ड जंक्शन का जब फॉरवर्ड बायस रखते हो तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम, और जब कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस रखते हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, कम, और आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पर दो चीजें मिल रही है ना, एक लो इम्पीडेंस और एक तरफ है हाई इम्पीडेंस, एक तरफ लो रेजिस्टेंस, दूसरी तरफ हाई रेजिस्टेंस है, इन दोनों को क्या कर रहा है, ये मिला रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट के रूप में काम कराना। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये दो मेनली यूज होते हैं अगर हमने इसको कॉमन बेस में काम कराया होता तो। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये रही कहानी बेटा इसकी। तो हमने बोला बेटा आपको कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है कॉमन एमिटर, उसको हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का यूज तीन तरीके से होता है, एम्पलीफायर के रूप में, दूसरा है, ठीक है बेटे, दूसरा है आपका स्विच के रूप में। ठीक है, एम्पलीफायर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज स्विच, सीरीज एनपीएन ट्रांजिस्टर एज स्विच। ठीक है, अगेन सेम टाइप से आप सर्किट बनाओगे बेटा, सेम काइंड आपको सर्किट बनाना है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस कर दिया हमने, VBB लिख दिया इसको, ये आपका बेस टर्मिनल है, ये आपका एमीटर टर्मिनल है, और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है। आपने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, ये वाला वोल्टेज VBE हो जाएगा बेटा। सिमिलरली इस तरफ आओगे RC, और रिवर्स बायस ये क्या हो जाएगा, VCC, और इसके बीच में वोल्टेज हो जाएगा VCE। ठीक है, ऐसा हो जा रहा है, दिस इज RC। ओके बेटा, दिस इज RC। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर ये है और इस तरफ ये है। अब आपको पता है बेटा, यहाँ पर एमीटर के पास इधर से क्या आएगा, IE आएगा, इधर से क्या जाएगा बेटा, IC जाएगा, और इधर से क्या जाएगा, IB जाएगा। क्लियर है? इधर से क्या जाएगा, IB जाएगा। अब देखो बेटे, अगर मैं इनपुट सर्किट में ये लिखूं क्या, KVL, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL इन इनपुट सर्किट। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, जैसा पहले आपने लिखा था, माइनस से प्लस, प्लस VBB हो जाएगा, फिर माइनस IB RB, और क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस, तो माइनस VBE हो जाएगा बेटा। ठीक है, प्लस VB माइनस VBE हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये हो गया बेटा इनपुट, इसमें ये लगाने से ऐसा आया। तो बच्चे यहां से मैं लिख सकता हूं VBE इक्वल्स टू VBB माइनस IB RB। ठीक है, VBB माइनस IB RB। इसी तरीके से अप्लाइंग KVL इन आउटपुट सर्किट करें तो क्या होगा बच्चे, प्लस VCC माइनस ICRC और माइनस VCE इक्वल टू 0। देयरफॉर VCE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC। ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो यहां से दोनों चीजें हमें दिख रहा है। एक जैसा हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा था, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा था। वैसा ही एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक
आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट और इनपुट करंट के बीच में ड्रॉ किया गया ग्राफ क्या कहलाता है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ग्राफ अभी हम लोग वोल्टेज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप ड्रॉ करोगे तो जैसा हमने बोला आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज का काम कौन करेगा बेटा? VCE। इनपुट वोल्टेज का काम कौन करेगा? VBE। तो इसके बीच में आपने ग्राफ बनाया। तो यहाँ पर VBE आपका क्या है बेटा? 0 है। तो जब आप बेस इमीटर वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज बेटा? वो वोल्टेज जो इसके जंक्शन के बीच में आएगा, इमीटर और बेस जंक्शन के बीच में जो आएगा वो वाला वोल्टेज है। तो सोचो अगर ये हमने जो ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर लिया है। क्या लिया है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो आपको पता है बेटा सिलिकॉन के केस में है ना, जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0.7 वोल्ट। तो जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हो तो क्या होता था? एक नी वोल्टेज होता था, उसके बाद करंट बढ़ता था, उसके पहले करंट क्या होता था? ऑलमोस्ट 0 होता था। याद आ रहा है ना? फॉरवर्ड बायस आप बनाते थे तो कुछ इस तरीके से आता था, है ना। तो यहाँ तक क्या रहता था? करंट नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से वो फॉरवर्ड बायस हुआ नहीं है, अभी तक वो पूरी तरीके से फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, तो 0 से लेकर के 0.7 वोल्ट तक, है ना, ये जो जंक्शन है एमीटर बेस जंक्शन, वो अभी तक फॉरवर्ड बायस ही नहीं हुआ है। फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ है तो बेटा वहां पर करंट क्या है? 0 है। तो यहां पर कौन सा करंट है? IB। तो IB अभी क्या है? 0 है। आगे बात समझ में आपके पास, है ना। तो IB 0 है, ये कहानी समझ में आ गया। तो 0 to 0.7 वोल्ट तक IB क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है, IB 0 है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया, IB 0 है। अब बेटा आपने पढ़ा है बीटा बराबर क्या होता है? डेल IC बाय या IC बाय IB, है ना। DC वाला IC बाय IB होता था, डेल IC बाय डेल IB AC वाला होता था। तो IC बाय IB, डेल IC बाय डेल IB या IC बाय IB दोनों लिखा था ना हमने। ठीक है, तो IC बाय IB होता है। तो देयरफॉर IC बराबर क्या होगा? बीटा टाइम्स IB, बीटा टाइम्स IB। तो जब बेटा IB 0 है ना, IB नहीं हुआ है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस ही नहीं हुआ है, अभी तक बायस्ड ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो करंट होगा नहीं, तो बेस करंट 0 है, ये 0 है, तो IC भी क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो इस समय IC भी क्या है? 0 है। तो जब IC 0 है बेटा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म इसको क्या कर रहा था? माइनस करने का काम कर रहा था ना। अब माइनस नहीं हो रहा तो ये वाला टर्म क्या होगा? मैक्सिमम। तो अभी आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो आपका 0.7 तक आउटपुट क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। ठीक है बेटा, आउटपुट मैक्सिमम रहता है। आगे कहानी समझ में। अब जब 0.7 से आगे बढ़ोगे, है ना, 0.7 से आगे बढ़ोगे तो अब क्या हो जाएगा बेटा? सपोज 1 वोल्ट तक। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये फॉरवर्ड बायस हो चुका होता है। आपका जो एमीटर बेस जंक्शन है वो क्या हो चुका है? फॉरवर्ड बायस हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही फॉरवर्ड बायस हो जाता है बेटा तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे, है ना, जैसे जैसे ये करेंगे IB बढ़ेगा, IB बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, और IC बढ़ेगा तो बेटा इतना पोर्शन घटता चला जाएगा, ये घटता चला जाएगा तो VCE भी क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। तो ये रेडियली लीनियरली क्या होता है? घटता चला जाता है। ठीक है, 1 वोल्ट तक, है ना, ये क्या होता चला जाता है? घटता चला जाता है। आगे बात समझ में। और फिर बाद में क्या होता है बेटा? ये सैचुरेट हो जाता है। आ रही बात समझ में? फिर क्या हो जाएगा? ये सैचुरेट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये जो ग्राफ आया आपके पास, है ना, VCE और VBE के बीच में, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में, यही है आपका क्या? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बेटा, तो
0.7 से पहले आपको क्या दिख रहा है? एमीटर बेस जंक्शन क्या है आपका? फॉरवर्ड नहीं हुआ है। फॉरवर्ड नहीं है तो क्या मतलब हुआ? रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड नहीं है तो क्या है? रिवर्स बायस है। और ये तो रिवर्स बायस पहले से था, इसका मतलब दोनों साइड क्या है बेटा? रिवर्स बायस है। याद करो हमने 4 मोड पढ़ा था, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड और रिवर्स मोड। ठीक है, तो एक्टिव मोड में क्या होता था? एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड। ठीक है, होता था। लेकिन जब दोनों रिवर्स होता था तब हम उसको क्या कहते थे? कट ऑफ बोलते। तो यहां क्या हो रहा है बेटा? बिफोर 0.7 आपका एमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड नहीं हुआ है और कलेक्टर बेस जंक्शन पहले से रिवर्स था, तो फॉरवर्ड नहीं हुआ यानी रिवर्स हुआ है, तो ये भी रिवर्स वो भी रिवर्स, दोनों रिवर्स, तो क्या कहते थे? कट ऑफ मोड। तो ये वाला जो मोड है बेटा, ये इधर वाला, इसको क्या कहते हैं? कट ऑफ मोड। दिस इज कट ऑफ मोड। तो बेटा कट ऑफ मोड में आपको क्या मिल रहा है? देखो आउटपुट क्या मिल रहा है? मैक्सिमम। आउटपुट इज मैक्सिमम। तो बताओ बेटे, आउटपुट में करंट वोल्टेज कब मैक्सिमम होता है? वोल्टेज तब मैक्सिमम होता है जब सर्किट ओपन होता है। ठीक है, सर्किट क्या होता है? ओपन होता है। तो जब ये कट ऑफ मोड में काम करता है, ठीक है बेटा, तो वो स्विच ऑफ की तरह काम करता है। तो ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ऑफ स्विच, अंडरस्टूड? दिस एक्ट एज ऑफ स्विच। ओके, बाद में जब 1 वोल्ट के पार चले जाओगे बेटा, तो 0.7 के बाद ही फॉरवर्ड हो चुका है। 0.7 के बाद ही फॉरवर्ड हो चुका है। 1 वोल्ट के बाद जाने पर आपका क्या होता है बेटा? दोनों तरफ फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और जब दोनों ये फॉरवर्ड बायस हो जाता था, एमीटर बेस भी और कलेक्टर बेस भी, तो हम उसको क्या कहते थे? सैचुरेशन मोड कहते थे। ठीक है, सैचुरेशन। तो ये सैचुरेशन है, सैचुरेशन मोड। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं सैचुरेशन मोड। तो आप क्या देख रहे हो? सैचुरेशन मोड में आपका जो आउटपुट है वो मिनिमम हो गया, आउटपुट मिनिमम हो गया, लो हो गया। तो आउटपुट मिनिमम कब होगा बेटा? वोल्टेज आउटपुट में मिनिमम कब होगा? जब सर्किट जो है क्लोज हो जाएगा, है ना, क्लोज स्विच हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये कैसे बिहेव करता है? क्लोज स्विच की तरह, क्लोज स्विच, अंडरस्टूड? दिस एक्ट एज क्लोज स्विच। और ये जो बीच का पोर्शन होता है 0.7 to 1 वोल्ट का, इसमें ये कहलाता है एक्टिव मोड, और इसमें ये एम्पलीफायर के तौर पर काम करता है। एम्पलीफायर के तौर पर काम करता है। तो जब आपको, है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर को स्विच के तौर पर काम कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कट ऑफ या सैचुरेशन मोड में काम कराना पड़ेगा। जब आपको ऑफ करना है, कट ऑफ में ले आओ। जब आपको ऑन करना है तो सैचुरेशन में ले आओ। बस यही है आपका, है ना, इसकी वर्किंग एज स्विच। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है। कट ऑफ में ऑफ स्विच की तरह, और सैचुरेशन में वो क्लोज स्विच की तरह काम करता है, और इसके बीच वाले में ये एक्टिव मोड की तरह काम करता है। तो आपको समझ में आ गया बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह कैसे काम कराना है, अंडरस्टूड? चलो अब इसका तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तीसरा क्या है बेटा हमारे पास? एनपीएन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर। ठीक है, चलो बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज